गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती विद्यापीठ की लाइव क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। कल हमने पढ़ा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा था कि अगर संविधान में से जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनमें से अगर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को निकाल दिया जाए तो संविधान शून्य हो जाएगा अर्थात निष्प्राण हो जाएगा। कहने का तात्पर्य उन्होंने अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं इसको, उसके महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा था कि अगर अनुच्छेद 32 को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया जाए तो संविधान का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इस अनुच्छेद को उन्होंने भारतीय संविधान के हृदय एवं आत्मा की संज्ञा प्रदान की। उनका मानना था कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान की हृदय एवं आत्मा है। उसके बाद कल की वीडियो में आगे हमने देखा था कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए, नागरिकों के जो मूल अधिकार है उनकी रक्षा करने के लिए 5 प्रकार के लेख जिन्हें की रिट भी कहा जाता है वो जारी कर सकता है। कहने का मतलब 5 प्रकार के लेख या रिट जारी कर सकता है, जिसमें मैंने आपको कल बताया भी था। पहला जो लेख है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख, चौथा है उत्प्रेक्षण लेख एवं जो पांचवा है वो है अधिकार पक्ष, जिनके बारे में कल मैंने आपको बता दिया था कल की वीडियो में कि ये क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे मूल अधिकारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन। कई बार बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि मूल अधिकारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। कहने का मतलब मूल अधिकार है नीति निर्देशक तत्वों में अंतर पूछता कई बार, लेकिन कई बार हो सकता है कि जैसे आगामी बोर्ड क्लासेस में क्वेश्चन बनाकर ये पूछ सकता है कि मूल अधिकारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें स्टूडेंट्स मुख्य रूप से 5 बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली बात जो है वो है कि मूल अधिकारों पर कितने प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। मूल अधिकारों पर कितने प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि यह कहा जा सकता है कि संविधान द्वारा एक हाथ से तो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं तथा दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया गया है। कहने का तात्पर्य कि भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक हाथ से तो उन्हें जो 6 मूल अधिकार है वो प्रदान किए गए हैं तथा दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया गया है। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट पॉइंट।
अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे कि आपातकाल में अर्थात इमरजेंसी, संकट के समय या संकट काल में, आपातकाल को यहां व्यक्त कर सकते हैं संकट के समय, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि राष्ट्र किसी आपात स्थिति से जूझ रहा हो तो वही संकट काल की स्थिति आपातकाल भी कही जाती है। आपातकाल में मूल अधिकारों को स्थगित किया जाना न्यायोचित है अर्थात न्याय की दृष्टि से उचित है। न्यायोचित जो शब्द है यहाँ पर, उसका अर्थ है कि न्याय की दृष्टि से उचित। कहने का तात्पर्य आपातकाल में मूल अधिकारों को स्थगित किया जाना न्यायोचित है कि अगर आपातकाल में मूल अधिकारों पर कोई प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो वो तो न्यायोचित है। कहने का मतलब बिल्कुल ठीक है, लेकिन शांति काल में भी मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना इनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। कहने का तात्पर्य कि अगर देश में इमरजेंसी है, आपातकाल है, तो उस समय मूल अधिकारों पर प्रश्न चिन्ह लगा देना न्यायोचित है। लेकिन जब देश में किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी नहीं, कोई संकट काल की स्थिति नहीं, तो फिर भी शांति काल के समय में भी इन मूल अधिकारों एक प्रश्न चिन्ह लगा देना या इन पर रोक लगा देना, इनके अपने अस्तित्व पर एक क्या लगा देता है, प्रश्न चिन्ह लगा देता है। कहने का मतलब शांति काल में भी मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना इनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। ठीक है, अब तक दो पॉइंट्स हमने देखे मूल अधिकारों के आलोचनात्मक मूल्यांकन के, जिसमें फर्स्ट पॉइंट जो था उसमें मैंने अभी आपको बताया कि मूल अधिकार जो हमें संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं, उन अधिकारों पर इतने प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि हम उनका खुलकर उपयोग भी नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य है कि संविधान द्वारा मूल अधिकार हमें एक हाथ से तो प्रदान किए गए हैं तथा दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया गया है। कहने का तात्पर्य हमारे लिए एक तरह से उनका महत्व ना के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट था जिसके बारे में भी अपन ने चर्चा भी की कि आपातकाल में या इमरजेंसी के वक्त मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना न्यायोचित है अर्थात न्याय की दृष्टि से उचित है, लेकिन शांति काल में भी इन पर प्रतिबंध लगाना, किन पर, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना न्यायोचित दृष्टि से उचित नहीं। कहने का मतलब इनके अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हो गए हैं। थर्ड पॉइंट की हम बात करेंगे, मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को व्यवस्थापिका की निरंकुशता से सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ है। यहां पर देखना कि मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को व्यवस्थापिका, जो व्यवस्थापिका है उसकी निरंकुशता से सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि संसद या विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून चाहे वैध हो, संसद या विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून क्या है, वैध है, चाहे वे नागरिक हितों के प्रतिकूल ही क्यों न हो। कहने का तात्पर्य है मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को, जो व्यवस्थापिका है, उसकी निरंकुशता से सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ नहीं है अर्थात सक्षम नहीं है, क्योंकि संसद या विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून ही
हमारे देश में क्या है, वैध है अर्थात मान्य है। चाहे वे कानून, चाहे जो संसद या विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून है, चाहे वे कानून नागरिक हितों के प्रतिकूल ही क्यों ना हो, उन्हें कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, अर्थात उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, नेक्स्ट आगे नंबर जो 4 पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे कि मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधों की व्यवस्था संविधान में राष्ट्र एवं समाज विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए की गई है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधों की व्यवस्था किस लिए की गई है। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधों की व्यवस्था किस लिए की गई है, तो आपका आंसर होगा कि संविधान में राष्ट्र एवं समाज विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखते हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से इनका प्रयोग राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए किया गया है। कहने का तात्पर्य इनका महत्व तो है राष्ट्र एवं समाज विरोधी गतिविधियों को दबाने के लिए, लेकिन आज वर्तमान समय में इनका जो प्रयोग किया जा रहा है वो किस लिए किया जा रहा है, राजनीतिक विरोधियों के स्वर को दबाने के लिए। अर्थात आज वर्तमान समय में जो नागरिक, जो वरिष्ठ राजनेता हैं, उनका विरोध करते हैं, उनके स्वर को दबाने के लिए आज वर्तमान में इनका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, ये नंबर 4 पॉइंट हो गया। उसके बाद अंतिम जो पॉइंट है इसकी हम बात करेंगे वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार स्त्रियों, बच्चों, गरीब मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमारे आया था उसमें मैंने आपको विस्तार से समझाया था कि मानव के क्रय विक्रय, बेगार पर रोक, बाल श्रम का निषेध, दोनों पॉइंट्स मैंने आपको समझाए। एक बार वापस फिर से उन्हीं को एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार स्त्रियों, बच्चों, गरीब मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। कौन सा शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो किन की रक्षा के लिए बनाया गया है, स्त्रियों की रक्षा के लिए, गरीबों की, बच्चों की एवं मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। लेकिन अशिक्षा, गरीबी एवं बेरोजगारी के कारण लेकिन आज भी भारत में काफी हद तक अशिक्षा का बोलबाला है, गरीबी है, बेरोजगारी है, जिसके कारण इनके शोषण को नहीं रोका जा सका है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स जो थे मैंने अभी आपको बताए, मूल अधिकारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, उसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष क्या है, देखो इसमें अनेक आलोचनाओं के बावजूद भी मौलिक अधिकारों का महत्व कम नहीं हुआ है। इतनी आलोचनाएं होती हैं इनकी, लेकिन फिर भी इनका महत्व जो है वो कम नहीं हुआ है, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा व्यक्ति की सुरक्षा से अधिक क्या है, मूल्यवान। कहने का मतलब राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा गया है कि राष्ट्रहित से बड़ा कोई हित नहीं होना चाहिए, राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह बताया गया है कि हमेशा राष्ट्र ही सर्वोपरि होना चाहिए। कहने का मतलब नागरिकों की हितों की रक्षा की दृष्टि से या सुरक्षा की दृष्टि से अधिक ज्यादा महत्व है राष्ट्र की सुरक्षा। तो बेटा ये पॉइंट था आपने मौलिक अधिकारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन। एक बार आप सभी इसको उतार लें, आगे हम चर्चा करेंगे।
नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। मूल अधिकारों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया अब तक। नेक्स्ट आगे जो हम बात कर रहे हैं नीति निर्देशक तत्व। नया शब्द जो जुड़ा है यहाँ नीति निर्देशक तत्व है कि नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी बता देता हूँ कि नीति निर्देशक तत्व किसी लोक कल्याणकारी राज्य में एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निर्वहन करते हैं। कहने का मतलब नीति निर्देशक तत्व किसी लोक कल्याणकारी राज्य के लिए एक गाइड की भूमिका अदा करते हैं तथा पथ प्रदर्शक की भूमिका का निर्वहन करते हैं। ये है नीति निर्देशक तत्व। अब देखेंगे मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। अभी तक हमने मूल अधिकारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन पढ़ा जिसमें मैंने आपको अभी 5 पॉइंट बताए थे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है, अब इसमें हम देखते हैं मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व दोनों ही नागरिकों के कल्याण तथा विकास से संबंधित हैं। दोनों ही किससे संबंधित हैं? नागरिकों के विकास से संबंधित हैं। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व तथा ये दोनों ही नागरिकों का जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा ये दोनों ही नागरिकों का जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या है? प्रतिबद्ध। लेकिन फिर भी दोनों में निम्न अंतर है। जो दोनों है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, इनमें फिर भी क्या है? थोड़ा बहुत अंतर है। जैसे पहले हम बात करेंगे जो फर्स्ट पॉइंट अपने मूल अधिकार कि मूल अधिकार क्या है। इसमें हम पहला पॉइंट देखेंगे कि मूल अधिकार वाद योग्य हैं। क्या है? वाद योग्य, अर्थात इन पर वाद विवाद किया जा सकता है। ठीक है, ये है फर्स्ट पॉइंट कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार वाद योग्य है। सेकंड जो स्टेप है हम बात कर रहे थे मूल अधिकारों के मौलिक अधिकारों के। मौलिक अधिकार नागरिकों के कानूनी अधिकार है। कहने का मतलब मौलिक जो अधिकार है वो नागरिकों के क्या है? कानूनी अधिकार। नंबर 3 है मूल अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार है, अर्थात स्वयं के अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार। नेक्स्ट नंबर 4 की जब बात करते हैं मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के क्या है? प्रतीक। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान देंगे कि राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में किसे माना गया है या राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक किसे कहते हैं। तो यहाँ का आंसर होगा कि मौलिक अधिकारों को ही राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में जाना जाता है या प्रतीक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं नंबर 5 पॉइंट मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर नागरिक न्यायालय की शरण ले सकते हैं। नागरिक किसकी शरण ले सकते हैं? न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो इसमें ये 5 पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिए हैं। पहला जो पॉइंट है कि इन पर वाद विवाद किया जा सकता है, वाद योग्य है। दूसरा है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार नागरिकों के कैसे अधिकार है? इन्हें कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें यह भी बनता है कि मौलिक अधिकार नागरिकों के किस अधिकार के रूप में जाने जाते हैं। तो आपको आंसर देना होगा कि मौलिक अधिकारों को नागरिकों के कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, नेक्स्ट
मूल जो अधिकार है वो व्यक्ति के कैसे अधिकार है, तो आप बताएंगे मूल अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार है। कैसे अधिकार है? व्यक्तिगत अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 की जब बात करेंगे मौलिक अधिकार या मौलिक अधिकारों किस रूप में मान्यता प्रदान की गई है, तो आप बताएंगे राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में ये मान्यता प्रदान की गई है कि मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के क्या है? प्रतीक हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं नंबर 5 पॉइंट की कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिक न्यायालय की शरण भी ले सकता है। कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायालय 5 प्रकार के लेख जारी करता है, रिट जारी करता है। तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में नागरिक न्यायालय की शरण ले सकता है। तो ये थे मौलिक अधिकार। ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप की जब हम बात करेंगे वो है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में मैंने आपको बताया था कि नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किसमें है? संविधान के भाग 4 में। और मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में निहित है। और नीति निर्देशक तत्व किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन ये है। मैंने भी आपको बताया था कि नीति निर्देशक तत्व किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य की नीतियों को क्रियान्वित करने में एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निर्वहन करते हैं। ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं इनमें अंतर की। तो देखो नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, अर्थात इन पर किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार वाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट। नीति निर्देशक तत्व जो है वो समाज के कैसे बंधन है? नैतिक बंधन। समाज के कैसे बंधन है? नैतिक बंधन। नंबर 3 नीति निर्देशक तत्व राज्य की नीतियों के निर्धारण में पथ प्रदर्शक हैं। मैंने भी आपको बताया था जो डेफिनेशन उसमें भी कि नीति निर्देशक तत्व राज्य की जो नीतियां होती हैं उनमें एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निर्वहन करते हैं। ठीक है। ये हो गए इसके 3 पॉइंट। ठीक है। नंबर 4 पॉइंट देखते हैं हम। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक है। सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक। और मौलिक अधिकार किसके प्रतीक है? राजनीतिक लोकतंत्र के। मौलिक अधिकार तो है राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक। और नीति निर्देशक तत्व किसके प्रतीक है? सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर दोनों में से क्वेश्चन भी बनता है कि मौलिक अधिकार तो किसके प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं और नीति निर्देशक तत्व किसके प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। तो आपको बताना है यार कि मौलिक अधिकार तो राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं और जस्ट इसके विपरीत जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे नंबर 5 पॉइंट। नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन पर न्यायालय में नहीं जा सकते। कहने का मतलब अभी मौलिक अधिकारों में हमने देखा था कि मूल अधिकारों का हनन होने की स्थिति में व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होने की स्थिति में व्यक्ति न्यायालय की शरण नहीं ले सकता। कहने का मतलब नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती।
नेक्स्ट एक बात और बता देता हूं इसको। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई है कि संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई। लेकिन जैसे मिनर्वा मिल्स जो प्रकरण था उस वाले विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों की सर्वोच्चता को समाप्त करके यह स्पष्ट किया है कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति क्या है, असीमित नहीं है और यह मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकती। कहने का मतलब वह भी एक दायरे में रहकर ही संविधान में संशोधन कर सकती। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ा मूल अधिकारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन, 5 स्टेप्स उसके हो गए। उसके बाद उसका निष्कर्ष पढ़ा। उसके बाद जो न्यू पॉइंट आया नीति निर्देशक तत्व, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं कि किसी भी सरकार के लिए एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निर्वाह करते हैं तथा नीति निर्देशक तत्व भी मूल अधिकारों की तरह ही नागरिकों के कल्याण तथा विकास में सहायक होते हैं। और इसके बाद हमने देखा कि जो यहाँ पर मैंने डाल रखा है पॉइंट वेरी मोस्ट, कहने का मतलब ज्यादातर पूछता है कि नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकारों में क्या अंतर है, या मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व क्या है। ठीक है, इसका आंसर आपको ये देना है जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य भाग 4 के क्या में दिए गए हैं। सामान्य जानकारी बता देता हूं आपको एक बार में, जिसका आगे हम देखेंगे, आगे की वीडियो में अध्ययन करेंगे कि मूल कर्तव्य क्या है। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 में के कै में तथा अनुच्छेद 51 के कै में इनका वर्णन किया गया है। वर्तमान में मैंने आपको बताया था कि पहले जो नागरिकों को मूल कर्तव्य दिए गए थे उनकी संख्या थी 10, लेकिन आज 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया है और इस प्रकार से आज वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 42वां संविधान संशोधन 1976 संविधान के भाग 4 के कै में अनुच्छेद 51 के कै में नागरिकों को मुख्य रूप से 10 मूल कर्तव्य प्रदान किए गए। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक मूल कर्तव्य इन कर्तव्यों की सूची में और जोड़ दिया गया, जिसके कारण इन मूल कर्तव्यों की वर्तमान में जो संख्या है वो 11 हो गई है। अब आगे हम इन मूल कर्तव्यों के बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।